बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है, हम शॉर्ट क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से जो रिमेनिंग वाले जो हमारे पास कुछ पेंडिंग में हैं चैप्टर 6 के फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आज ये टॉपिक करना है ना, होपफुली। ओके, डिराइव द फार्मूला फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये जो इफ्लक्स की स्पीड फाइंड आउट करते हैं, ये क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द इफ्लक्स क्या चीज़ है, उसकी स्पीड से कैसे फाइंड आउट होगी, और हमारे मतलब का उसमें क्या है और क्या है। बच्चे याद रहे कि जब हम एक बहुत बड़े वाटर टैंक को ले लें और उसकी बेस लाइन पे जो कहीं मतलब बिल्कुल बॉटम के करीब कहीं जहाँ पड़ेगा, उस पे हम एक छोटा सा पिन होल कर दें। अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दूँ, तो ये एक बड़ा सा डिराइव द फार्मूला फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इफ्लक्स क्या है, उसकी स्पीड से कैसे फाइंड आउट करना। मैंने बच्चे आपको बताया है, अगर आपके पास एक बड़ा सा वाटर टैंक है, राइट, ऐसे वाला। अब इसकी इस जगह पर आपने कोई होल कर दिया, ये पानी से फिल्ड इस तरह। यहाँ पे एक्सटर्नली आपके पास जो प्रेशर पड़ रहा होगा, ये P एटमॉस्फेरिक होगा, और यहाँ पे जो एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो भी P एटमॉस्फेरिक होगा। यानी हमने को बाहर से खुद से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया, इधर से भी एटमॉस्फेयर ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस पूरे मतलब एरिया पे, और इस प्लेस पर भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर ही आपको प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अच्छा, ये जो भी पॉइंट है जिस पे प्रेशर मतलब लग रहा है आपका, इस पॉइंट से लिक्विड जो है वो यूं करके फ्लो करेगा, यूं। अब इस लिक्विड की जो स्पीड होगी, इस स्पीड के ज़रिए से लिक्विड का फ्लो करना स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहलाता है। अब हम इसको रीड आउट करेंगे, कैसे करेंगे ज़रा इसको देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ इफ्लक्स रेफर्स टू द वेलोसिटी एट विच फ्लूइड एग्जिस्ट a hole in a container, exits in a hole in a container using the Torricelli's law. The speed of the flux can be derived from the Bernoulli's equation. सबसे पहले तो आपको बर्नौलीज इक्वेशन का पता होना चाहिए। बर्नौली इक्वेशन ये कहती है आपके पास कि जो वेयर द प्रेशर इज़ लो द स्पीड इज़ हाई, एक ये केस कहती है। दूसरा केस वो ये भी कह रही होती है कि आपके पास कि अगर आप यानी कि टॉरिसिली उसमें ने जो मॉडिफिकेशन की वो ये कहा कि आप किसी एक पॉइंट पे जो इमिट हो रहा है लिक्विड, उसकी भी स्पीड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे यानी कि सिनेरियोज़ को हम वन बाई वन, पहले टॉरिसिली था, फिर एक वेंचुरी रिलेशन भी होगा, तो ये डिफरेंट तरह के रिलेशंस हैं, और ये सारे डेरिवेशन किससे होती है, आपकी बर्नौली से होती है। एट फर्स्ट अगर हम देखें तो P1 इज़ द प्रेशर एट पॉइंट 1, जो कि मैं अगर यहाँ पे बताऊँ आपको तो ये अपर एरिया जो है ये P1 कहलाएगा, ये P1। ओके, इसके बाद दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो रो है डेंसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एट वन साइड। अब यहाँ पे जो है इसकी जो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड होगी, जो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होगा, इसको हम V1 कह देंगे। यहाँ से जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी इसको हम V2 कहेंगे, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसको V1 कह रहे हैं। ये दो चीज़ें आपके पास समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइट क्या है। हाइट इनका जो है वो ग्राउंड से इसका जो डिस्टेंस होगा आपका, यानी एक तरह से मैं कहूँ कि इसकी हाइट यहाँ से लेकर ग्राउंड से ये H1 होगी, और ये जो है आपके पास ये यहाँ से H2 होगी। तो ये आपके पास H1 और H2 जो है ये चल रहे हैं। अब फर्दर क्या होता है कि हम इसकी स्पीड ऑफ इफ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले ये जो बर्नौली इक्वेशन है उसके अंदर टर्म्स को समझ लेते हैं। P1 एंड प्रेशर ऑफ द प्रेशर्स, यानी कि P1 एंड P2 आर द प्रेशर्स एट द 2 पॉइंट्स इन द फ्लूइड। जब फ्लूइड के अंदर 2 पॉइंट्स है तो वहाँ पे प्रेशर जो है वो लगेगा अपर साइड और लोअर साइड पे, ठीक है, ओपनिंग प्लेस पे। V1 एंड V2 आर द फ्लूइड वेलोसिटीज़ एट दोज पॉइंट्स, यानी कि अगर पहले पॉइंट को हम ऊपर ले रहे हैं, बड़े वाला ओपनिंग, जैसे मैं ये कहूँ तो यहाँ पे V1 इसकी स्पीड होगी, प्रेशर भी इसी एरिया में होगा, बड़े वाला जो एरिया है आपका,
जो बाकी ये वाला है इसको हम छोटा लिख रहे हैं तो इसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, H1 एंड H2 आर द हाइट्स, वो और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, और ये तो सेम चूँकि लिक्विड फ्लो कर रहे तो डेंसिटी चेंज नहीं होती 1 2, इसलिए नहीं लिखा। फॉर ए कंटेनर ओपन टू द एटमोसफियर विद अ स्मॉल होल एट द बॉटम, P1 एंड P2 बोथ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो इट इज़ कैंसल्ड आउट, यानी कैंसल्ड आउट। देखो मैंने आपको जैसे बताया बच्चे कि हमारे पास जो कंटेनर है इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है और यहाँ पर भी एक्सटर्नली आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। सो एट दीज बोथ पॉइंट्स द प्रेशर इज़ कांस्टेंट, सो वी कैन कैंसिल आउट ऑन दी बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन में अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये P1 पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट कर देंगे। अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पे कैसे कैंसिल आउट होगा, तो इसको भी ये P2 के साथ कैंसिल आउट कर, आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचती है वो कुछ और होगी। और एक और चीज़ भी आपको बताऊँ बेटे, देखिए यहाँ से जो पानी है उसकी थ्रस्ट यहाँ से बड़ी स्पीड से जाके शायद यूँ करके फॉल ऑन हो, यानी इतने स्लो नहीं गिरेगा, बड़ी स्पीड के साथ, बिकॉज हियर द लिक्विड इज़ आल्सो गोइंग टू एक्सर्ट द प्रेशर एज वेल। यहाँ पे जो वाटर की स्पीड है V2 वो मच हायर होगी, मच हायर होगी, इतनी हायर होगी कि V1 जो है वो हमें, यानी कि ये जो नीचे मूव कर रहा होगा ये फ्लो, ये ऑलमोस्ट हमें V1 जो है वो नियरली इक्वल टू 0 लगेगा। बात समझ आई? तो तकरीबन ये V1 0 को हम इक्वल ऑलमोस्ट ले लेते हैं, जबकि V2 जो है ये मच हायर है। तो ये आपने एक सपोजिशन ले ली, प्रेशर बोथ साइड पे सेम है और ये सारा कुछ हो गया। अच्छा, इसके बाद लेट द हाइट ऑफ द फ्लूइड अबाउट द होल, वो h है। वैसे तो H1 और H2 तो एक डिफरेंट वैल्यूज़ थी, लेकिन जो होल से ऊपर की तरफ जो फ्लूइड की हाइट है ना, अगर वो लें, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस के तौर पर लें, जैसे ये वाला लिखा है, ये H1 है यहाँ से ग्राउंड से उधर, ये H2 है, तो मैं अगर कहूँ कि H1 माइनस H2 विल बी इक्वल टू H लिख लिया हुआ है उसने जनरल, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है ना, जहाँ पे ओपनिंग है और जहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इन दो की जो डिफरेंस होगा उसको हम H से डिनोट कर रहे हैं। तो अब ज़रा इक्वेशन की तरफ हम चलते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या हुई हमारी। ये दोबारा इक्वेशन है, आपके पास ये पूरे का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि V1 0 है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसकी तरफ अगर हम चलते हैं तो रो 2 की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब रो और G जो है ये सेम है। अगर मैं इधर आपके पास बच गया रो GH1, ठीक है, और उधर जो है वो आपके पास बच गया इज़ इक्वल टू 1/2 रो V2 उसका स्क्वायर है माइनस रो GH2 है। मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ कि अब ये हमारे पास जो ये वाली रो H1 है, रो GH1, बल्कि मैं इसको उधर लिख लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके में लिखा जाए। जहाँ हमारे पास एक ये चीज़ बच गई और ये दो राइट साइड पर बच गई, तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं। आपके पास क्या चीज़ें बच गई हैं हम देख लेते हैं दोबारा से। यस, रो GH1 इज़ इक्वल टू 1/2 रो, और ये क्या था उधर, रो V2 का स्क्वायर, V2 इसका स्क्वायर, और माइनस रो GH2। अब ये माइनस है, ये प्लस है, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, ये प्लस का है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे फैक्टर को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। So you will have रो GH1 minus रो GH2 that is equal to 1/2 रो और V2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या होगा, रो G इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा, रो G will be equal to H1 minus H2 और that will be equal to 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब इन दो का डिफरेंस हमने कहा था कि वो एक जनरल H के इक्वल होता है, तो H ये हाइट आ जाएगी 1/2
इधर आ जाएगा 1/2 रो v2 का स्क्वायर। तो आपके पास ये एक फार्मूला रिज़ल्ट में निकल आता है कि यानी उस ये जो h है ये वो हाइट है जो एक नीचे वाले इफ्लक्स पॉइंट से अपर जो एरिया है आपका, जो अपर यानी कि लिक्विड की साइड है, वह जितना तक लिक्विड भरा हुआ है, ये वो हाइट है, ये रो उसकी डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इस तरह अब स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो है ये v2 हमने रखी थी, द स्पीड एट पॉइंट 2, ये हम कैसे कैलकुलेट डाउन करेंगे? तो रो जी एच जो है ये 2 जो है उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रो जी एच हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय रो हो जाएगा, ठीक है, विल बी इक्वल टू v2 उसका स्क्वायर। रो से रो कैंसिल आउट हो गई, आपके पास बच गया v2 उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2g और h। इसका भी अंडर रूट ले लें आप, इसका भी अंडर रूट ले लें, तो बोथ साइड्स पे अंडर रूट लेने के बाद ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास। कैंसिल आउट होने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ बनेगी सिर्फ v2 द स्पीड ऑफ इफ्लक्स विल बी इक्वल टू 2gh और अंडर रूट के साथ। होपफुली कि ये आपको बेहतरीन आंसर मिले, मतलब इस तरीके से इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप जो है वो आंसर फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द टर्मिनल स्पीड ऑफ अ पैराशूटिस्ट बिफोर ओपनिंग अ पैराशूट कंपेयर टू द टर्मिनल स्पीड आफ्टरवर्ड। देखो, एंड व्हाई देयर इज़ द डिफरेंस। क्वेश्चन ये है कि पैराशूट की टर्मिनल स्पीड बिफोर ओपनिंग अ पैराशूट क्या होती है और आफ्टर जो ओपनिंग द पैराशूट जो है वो कह रहे हैं कि इसके अंदर डिफरेंस आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द रीज़न, और दूसरा कि वो उन पे क्या फ़र्क आता है और क्यों आता है ये भी बताना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल चीज़ है वो आपने बेटे देखना है सबसे पहले कि टर्मिनल स्पीड है क्या चीज़ आपकी। देखो, ये आपके पास एक बॉडी है, मैं इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन 2 है ये। क्वेश्चन 2 आपके पास है ये टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। ये कोई पार्टिकल है ना, ये नीचे की तरफ एफ ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। इसको जो चीज़ ऊपर लगती है वो होती है एफ ड्रैग, ठीक है, यानी ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। सो ये जो एफ ड्रैग है और एफ ग्रेविटेशनल है, ये एक दूसरे को जब इक्वलाइज करते हैं ना तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी वी टी जो है टर्मिनल वेलोसिटी होती है, इसको कह रहे होते हैं कांस्टेंट हो जाती है स्पीड। कांस्टेंट स्पीड जो होती है इसको हम कह रहे हैं वी टी। बात समझ आइए। अब जब पैराशूटर वाला है बंदा जी, यहाँ पे हम पैराशूटर को बना लेते हैं। ये पैराशूटर है मोहतरम, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये उसके पाँव हैं और ये नीचे की तरफ आते हुए इसने बाजू ऐसे किए हैं, इसने कहीं इधर बैग वगैरह भी बांधा है, ठीक है। अब ये जब नीचे आ रहा होगा तो ऑफ कोर्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ फेसिंग टुवर्ड द एयर ड्रैग इज़ मच स्मॉलर, ये उसका सारी ही होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बाजुओं तक का डिस्टेंस है, राइट। वेन एवर द पैराशूटर इज़ गोइंग टू ओपन अप द पैराशूट, तो यू नो ये इतना सा पैराशूट ओपन होगा, ठीक है, और यहाँ से आने वाली जो स्ट्रिंग्स होंगी वो ऐसे अटैच होंगी और ये पैराशूटर साहब हैं जी, और ये उसकी बाजू और ये उसका नीचे का एरिया होगा ये वाला, ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इस सारे सिनेरियो के अंदर जब ये नीचे आएंगे तो लाजमी सी बात है एयर को ड्रैग अब मिलेगी इधर से सिर्फ ये वाला एरिया नहीं होगा जो उसका सर वाला एरिया है, यानी इसका क्रॉस सेक्शन या एयर को रेजिस्ट करने के लिए जो एरिया होगा वो एक्सपैंड हो जाएगा, राइट। अगर हम इसको प्रीवियस केस से कंपेयर करें तो प्रीवियस में ज़ाहिरी बात है स्पीड नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा होगी, ये नीचे की तरफ जब आ रहा होगा, और जब एरिया बढ़ जाएगा तो एयर ड्रैग बहुत बढ़ जाएगी। जब एयर ड्रैग बढ़ेगी तो बड़े स्लो यानी कि स्पीड के साथ या मोशन के साथ वो नीचे की तरफ आएगा। तो अब ये देखें जी, डिप्लॉयमेंट ऑफ द पैराशूट जो है उससे पहले क्या होगा और उससे बाद क्या होगा। तो द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पैराशूटिस्ट इज़ रिलेटिवली स्मॉल रिजल्टिंग इन द स्मॉल एयर रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो अकर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के जो इक्वल होती है रेजिस्टेंस के, मतलब जो एफ जी और टर्मिनल वेलोसिटी ड्रैग फोर्स की इक्वल होती है वो हाई होगी सिंस द एयर रेजिस्टेंस इज स्मॉल, क्योंकि स्पीड ऑफ कोर्स मस्ट बी हाई पर होनी चाहिए दीज फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए।
वाइल ऑन दी अदर हैंड जब आफ्टर पैराशूट डिप्लाई हो जाता है तो फिर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है, बात समझ आ गई है, ठीक है। और ग्रेटली इंक्रीज़ करते हैं एयर रेजिस्टेंस को। द टर्मिनल वेलोसिटी नाउ जो है वो क्या कहती है कि अकर करती है एट मच लोअर स्पीड पे। तो लाजमी सी बात है, जब एरिया क्रॉस सेक्शन वो हो जाएगा तो उसकी मूवमेंट स्लो डाउन होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो आपको क्या रिज़ल्ट पता लगा कि पहले टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा थी, पैराशूट ओपन करने से कम हुई। क्यों कम हुई? बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया जो है या क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गई। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, द रेडियस ऑफ अ स्मॉल फॉग ड्रॉपलेट इन द एयर इज़ दिस 1 मीटर। ये 10⁻⁻⁷ है, ठीक है। द कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको आप ईटा भी बोलते हो, वो कितना है ये दिया हुआ है उसने। ये एयर के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमारे पास फाइंड आउट द सेटलिंग स्पीड ऑफ द ड्रॉपलेट। सेटलिंग स्पीड जो है वो आपके पास बेसिकली वही टर्मिनल स्पीड होती है, वी टी ही होती है। टर्मिनल जो स्पीड होती है उसका फार्मूला आपके पास है 2r² रो जी ओवर 9 मीटर। रो यहाँ पे जिस फ्लूइड के अंदर कोई चीज़ मूव ऑन कर रही है, लाइक हेयर इन दिस केस द एयर इज़ द फ्लूइड वेयर द बॉडी इज़ गोइंग टू मूव डाउन द ड्रॉपलेट। दूसरा जी जो है ये आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट जो है वो ये है, ठीक है। ये अब उसने रेडियस तो बता दिया है, इसका मतलब हमें एक ही फैक्टर मेजरली चाहिए था, और दूसरा बाकी कांस्टेंट्स होते हैं, और यहाँ पे ईटा भी उसने दे दिया है। तो जी और रो जो है वो हमें पता होनी चाहिए। रो जो डेंसिटी ऑफ एयर है ये आपको खुद से ही पता होनी चाहिए, यानी ये आपका सेल्फ नॉलेज होना चाहिए। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है? टर्मिनल वेलोसिटी की उसने लिखा है सेटलिंग स्पीड और द टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि देखो जब दोनों फोर्सेस जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफ़ेक्ट के साथ जब वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो फोर्स और जो वो अपर साइड पे यानी कि आके जा रहा है, यानी एक जगह पे वो दोनों को बैलेंस करेगा, तो उस टाइम पे जो ड्रैग फोर्स लग रही होगी वो दोनों पहले बैलेंस होंगी और फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड से डाउनवर्ड आएगा। वो जो डाउनवर्ड आने से पहले जो बैलेंसिंग है ना, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, वो मतलब बैलेंस हो जाना और एक कंटिन्यूस स्पीड के साथ मूव करना, दैट इज़ कॉल्ड द ड्रैग फोर्स। तो बच्चे मैं ये बात कर रहा था कि इस फार्मूले के अंदर ये जो रो 2r² रो जी ओवर 9 ईटा लिखा है, इसके अंदर आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी v हो गई पहले, रेडियस ड्रॉपलेट का गिवन है आपको, डेंसिटी ऑफ द एयर जो है ये आपको जस्ट पता होनी चाहिए, बाकी ग्रेविटेशनल भी पता होनी चाहिए, वो ऑफकोर्स हमें पता ही होती हैं। जो n है ईटा एयर के लिए वो एक मीडियम है उसने दे दिया है। जब ये सारी चीज़ें दे दी हैं, सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने रिजल्ट निकालना है और वो होपफुली ये आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाई डू द फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन द एयर। अब फॉग के ड्रॉपलेट्स के साथ क्या ऐसा होता है कि वो हमें दिखने में ऐसे लगते हैं कि वो सस्पेंड हो गए हैं, जस्ट हैंग अप हो गए हैं विद इन द एयर। फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड, एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, बट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन द एयर ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल साइज एंड द बैलेंस ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। ओके, विस्कस ड्रैग जो है वो आपके पास क्या है? फॉर वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटे यानी कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, द अपवर्ड फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, जिसको आप ड्रैग फोर्स भी कह रहे होते हो, इज नियरली इक्वल टू द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो अब उनका मैस बहुत स्मॉल होता है। अब जो ओवरऑल उसके यानी कि पुल की वजह से उसने नीचे आना था कॉन्टीन्यूसली स्पीड के साथ, तो वो अगर हैवी वेट की चीज़ होती तो फिर भी कुछ समझ आता, या साइज़ में इतनी बड़ी होती कि हमें उसके मूवमेंट को क्लियरली पता लगा सकते या देख पाते, तो फिर भी समझ आता। बट ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो लाजमी सी बात है कि वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे ड्रैग फोर्स की वजह से, वो हमें सस्पेंडेड फील होंगे, उनकी बहुत लो स्पीड हो जाएगी नीचे की तरफ, मेकिंग दैम सीम एज, यानी कि ऐसा फील अप होगा आपको दैट दे आर द फ्लोटिंग। दूसरी केस जो हो सकता है ना, ब्राउनियन मूवमेंट्स। ये ब्राउनियन मूवमेंट्स का कंसेप्ट इसने लिख दिया, बहुत एक तरह से एफिशिएंट बात है, लेकिन ये आपके लेवल की नहीं भी थी, लेकिन उसने अडॉप्ट कर दी। ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली एक रैंडम मूवमेंट को कहते हैं।
ठीक है। ये कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। मुमकिन है हम पार्ट 2 की केमिस्ट्री के आखिर में कहीं पढ़ेंगे इसे, ब्रोनियन मूवमेंट। तो ये जब ब्रोनियन पढ़ा हुआ है आपने, कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट में कहीं पढ़ा होगा आपने। अच्छा, वैसे ये जो टर्म हमारे पाकिस्तान के बोर्ड के सेटअप में चल रहा होता है ना, जो फेडरल और सो कॉल्ड बाकी बोर्ड्स, तो उसमें ब्रोनियन मूवमेंट्स बेसिकली जो है ना ये, हाँ, रैंडम मोशन, और फिर ये कोलाइडल पार्टिकल्स को कह रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अब लाजमी सी बात है, जो फॉग गिर रही होगी तो फॉग के ड्रॉपलेट्स सब्जेक्ट टू द रैंडम कोलिजन के साथ भी होंगे, विद द एयर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, ठीक है, विच कैन फर्दर प्रिवेंट दैम फ्रॉम सेटलिंग क्विकली, जिसकी वजह से वो उसको बड़े यानी कि फास्ट वे में अगर उसको नीचे सेटल डाउन होना है तो उससे बचाएगी कौन? एक तो एयर रेजिस्टेंस थी, जो जिसका विस्कस ड्रैग भी कह रहे होते हैं, दूसरी उसकी ब्राउनियन मूवमेंट जो एक दूसरे के साथ वो कोलाइड कर रही होगी पार्टिकल्स, उसकी वजह से। तो ऐसा कोई वो नहीं है, मेजर फैक्टर जो है वो आपका ड्रैग फोर्स वाला ही है। क्लियर? ये सस्पेंड क्यों फील होता है? क्योंकि वो बड़ी स्लो मूवमेंट के साथ नीचे आएगा। होपफुली कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। द लास्ट वन क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। देखो, कह रहा है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इंजन कार्बोरेटर यूजिंग द बर्नौलीज प्रिंसिपल। मैं ज़रा इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, कार्बोरेटर एंड इंजन फ्यूल प्रिंसिपल। इसका हम इंजन देख लेते हैं, वो देख लेते हैं ज़रा इमेजेस, तो यहाँ से आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब ज़रा इसको आप थोड़ा सा देखें, ये आपके पास एक इमेज है। इस इमेज के अंदर अगर आप थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए ना, एक मिनट है, तो फिर हम आगे इसको शुरू करें। यहाँ पे कार्बोरेटर के अंदर क्लीन एयर जो है वो इंटर हो रही है इस जगह से। अब क्लीन एयर यहाँ से इंटर होती है, ये उसका ओपनिंग है, और ये पूरा पाइप पड़ा हुआ है, यहाँ से एग्जिट हो जाती है एयर। बात समझ आई? अब यहाँ से जब स्पीड इस पूरे पाइप के अंदर ठीक ठाक स्पीड होती है, वेलोसिटी ऑफ द एयर ग्रेटर होती है, तो लाजमी सी बात है बच्चों, यहाँ पे जब स्पीड हाई होगी तो प्रेशर लो होगा इस एरिया के अंदर। जब इस एरिया के अंदर प्रेशर लो होता है तो इस एरिया की तरफ कोई भी चीज़ है वो मूव करेगी हायर प्रेशर से। यहाँ पे अगर आप फ्यूल टैंक देखें, फ्यूल फिल्टर टाइप लगा होता है, फ्यूल के लिए आ रहा होता है, इधर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इधर नॉर्मल प्रेशर होता है और इधर स्पीड की वजह से कम हो जाता है। तो यहाँ से फ्यूल अंदर की तरफ मूव रश करता है, ठीक है। ये अंदर की तरफ जैसे ही मूव करता है तो नीचे उसकी तरफ एयर ऊपर से आ रही होती है, ठीक है, पास ऑन भी हो रही होती है थोड़ी बहुत, वो एयर और ये फ्यूल आपस में मिक्स होते हैं और मिक्सचर दोनों का बर्न होता है नीचे के एरिया के अंदर, यहाँ वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पे बर्निंग हो रही है। अब इसी चीज़ को आपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, सिंपल। ये लिखा है आपके पास, देखो, अ कार्बोरेटर कंट्रोल द मिक्सचर ऑफ द एयर हो गया और फ्यूल हो गया इन द इंटरनल कंबशन इंजन यूजिंग द बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? एज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड आइदर द एयर, इन दिस केस जहाँ पे एयर की बात है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो इट्स प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। अब वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर कैसे काम करता है? स्टेप 1, एयर फ्लोज थ्रू द पाइप, यानी कि इसको वेंचुरी ने डिस्कस किया था इन द कार्बोरेटर। अब जो मैंने इधर आपको फिगर के अंदर दिखाया है, जैसे इस पाइप से एयर जो है वो फ्लो कर रही है, तो ये वेंचुरी के अकॉर्डिंगली ये प्रिंसिपल पे वो कर रहा था। दूसरा क्या है कि एज द एयर पासिस थ्रू द नैरो सेक्शन इट्स स्पीड इंक्रीजेज। अब इसकी वजह से स्पीड इंक्रीज़ करती है, विच लीड्स टू द डिक्रीज इन द प्रेशर एट दिस पॉइंट, यानी ये बर्नौली का प्रिंसिपल हमने लगा दी। थर्ड पॉइंट क्या है कि रिड्यूस प्रेशर जो है वो क्रिएट्स सक्शन, इसकी वजह से उसकी तरफ कोई चीज़ मूव करती है तो सख्त कर लेता है एक तरह से। जैसे सक्शन पंप क्या करता है, चीज़ों को यूं करके एक मतलब पुल बैक कर देता है अपनी तरफ, यानी कि बल्कि हाँ यूं करता है कि कोई भी चीज़ जो है वो उसकी तरफ मूव कर सकती है। सक्शन के लिए ये होता है। जैसे आप क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हो यार कर रहे हैं, तो ड्राइंग फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल जेट इन टू द एयर फ्लो, ये आपके पास दोबारा से आ जाता है। ये फ्यूल जेट है एक तरह से, ये फ्यूल जेट इधर की तरफ मूव करता है, ठीक है, और जहाँ पे एयर फ्लो जो है वो वर्क कर रहा होता है।
होपफुली कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और फिर क्या होता है, द मिक्सचर फ्यूल मिक्सचर जो एयर डिलीवर के साथ होती है वो फिर बर्न हो जाती है कंबशन के जरिए। बट एडजस्टिंग द एयर और फ्यूल की रेशो को कार्बोरेटर इंश्योर करता है एफिशिएंट इंजन की परफॉर्मेंस को। और जो बेसिकली हम गाड़ी की या बाइक की चोक होती है, तो चोक बेसिकली एक्सेसिव एयर की प्रोवाइडिंग है, जिसकी वजह से फिर यानी कि एयर जब हम ज़्यादा देते हैं ना तो स्पीड ज़्यादा बढ़ती है। जब स्पीड ज़्यादा बढ़ती है तो फिर ऑटोमेटिकली एकदम से फ्यूल रश करता है इनसाइड। जब बहुत ज़्यादा फ्यूल आता है तो उसकी बर्निंग स्मूथ नहीं होती और वो जल्दी से इंजन बंद हो जाता है। या समटाइम्स जब आप शुरू में गाड़ी को चौक देते हैं तो उसमें बेसिकली रश इन करते हैं, फ्यूल की अमाउंट को बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि फिर जो गाड़ी को स्टार्टिंग के लिए जो इशू आ रहा होता है उसमें फ्यूल नॉर्मल क्वांटिटी में जा रहा हो तो वो बर्न इतनी अच्छी नहीं करती है। तो वो क्या करता है, जब फ्यूल ज़्यादा देते हैं तो वो थोड़ा सा भी स्पार्क लगेगा तो उसको अच्छे से बर्निंग होगी। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो हम बर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। नो बच्चे, ये क्लियर हुआ है?